उसी बुक से करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। अब आप थोड़ा सा रिकॉल करो, बिजनेस स्टडीज़ पे जाओ, क्लास 11th में जाओ। याद आया कुछ? जिसने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी होगी थोड़ा बहुत तो उसको याद होगा, एक बिजनेस सर्विसेज में हमने बैंकिंग के बारे में पढ़ा था। याद है? उसमें बैंकिंग था, इंश्योरेंस था, वेयर हाउस था, है ना? तो उस बैंकिंग के इस चैप्टर को लिंक नहीं करना, लेकिन उसी चीज़ों को हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। वहाँ हमने जो बैंकिंग पढ़ा था वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू था। यहाँ बिज़नेस कैसे इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो हम देखेंगे। अगर बैंक नहीं होगा, बैंक को बैकबोन बोला जाता है। किसी भी बैंक को, देश की कंट्री के बैंक को बैकबोन बोला जाता है। सोचो अगर 10 दिन बैंक बंद हो जाते हैं तो अफरा तफरी मच जाती है। बैंक की एक दिन स्ट्राइक हो जाती है तो अफरा तफरी मच जाती है। तो हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक को पढ़ रहे हैं, और दोनों बैंक को पढ़ रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक को और फिर बैंकर्स के बैंक को, जो कि हमारा आरबीआई है, उसके बारे में। क्लियर? कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, इसका क्या काम है, ये हम लोग पहले देखते हैं। देखो कॉमर्शियल बैंक क्या है, जो डार्क में है मैं वो पढ़ रहा हूँ। कॉमर्शियल बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं which perform the function of accepting deposit, granting loans and making investment with the aim of earning profit। ये हमें भी पता है, बस थोड़ा सा इसने टेक्निकल वर्ड यूज़ कर दिए। अब अभी हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, तो आधे फंक्शन तो यहीं इसने बोल दिए। बैंक क्या करता है? पैसे से पैसा बनाता है। अभी हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट पैसे से पैसा बनाना। कैसे बैंक 100 रुपये से 1000 रुपये बनाता है। बैंक 100 रुपये किसी से लेता है, एक ब्याज देता है, और फिर उसी 100 रुपये में से 90 रुपये किसी को लोन दे देता है और उससे हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो उसी के बीच में पैसा वो बना लेता है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे बैंक हैं, है ना? अब एसबीआई भी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद को हम अब नहीं याद करेंगे क्योंकि दैट हैज़ बीन मर्ज विद द इंडियन बैंक। कैनरा बैंक भी मर्ज हो चुका है ना? तो अब तो बैंकों की लिस्ट बहुत ज़्यादा अपडेट हो गई। तो वी कैन से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कोटक महिंद्रा बैंक भी बोल सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे कॉमर्शियल बैंक है। ये लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं, और एक्टिविटी क्या है? एक्सेप्टिंग एंड डिपॉजिट्स। क्लियर? फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, तो हमने अभी डेफिनेशन में देखा था। तो बैंक को हम दो चीज़ों में ले रहे हैं, एक प्राइमरी फंक्शन क्या है बैंक के, और एक सेकेंडरी फंक्शन क्या है। प्राइमरी जो मेन है इनके, जिसके लिए बैंक ओपन हुआ है, और सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी फंक्शन क्या है, जो डेफिनेशन में आ गया था। क्या था प्राइमरी फंक्शन? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, ये हमें पता है। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि जब बैंक हमसे पैसे लेता है तो अकाउंट कितने टाइप के खोलता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर बैंक हमारे कितने टाइप के अकाउंट खोलता है, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले होता है करेंट अकाउंट डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट। इसमें क्या होता है जी? करेंट अकाउंट मोस्टली खुलता है बिजनेस के लिए, जिसमें आप n नंबर ऑफ़ टाइम विड्रॉ कर सकते हो, n नंबर ऑफ़ टाइम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। इसकी खास बात क्या है? इसमें आपको कोई इंटरेस्ट बैंक नहीं देता, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। आगे बात करते हैं, अगला अकाउंट कौन सा खोलता है? वो है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, एफडी। इसे टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। आप 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 महीने के लिए, जितना टाइम आप चाहो उतने टाइम के लिए क्या कर सकते हो? बैंक में एफडी करा सकते हो। इस पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर अकाउंट्स। करंट में तो खैर मिलता ही नहीं, लेकिन इस एफडी में अभी हम पढ़ेंगे सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलता है। क्लियर? मैं अभी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर पढ़ा रहा हूँ कितने टाइप के अकाउंट खुलते हैं। तो पहले मैंने बताया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो खुलता है इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये बिजनेसमैन के लिए होता है। इसमें आप कितनी भी टाइम पैसा जमा करा सकते हो, कितनी बार भी निकाल सकते हो।
फिर मैं पढ़ा रहा हूँ एफडी, फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक फ़िक्स पीरियड के लिए अमाउंट डाल देते हो और तभी निकालते हो। इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है क्योंकि इसमें बैंक को फ़ायदा होता है क्योंकि वो उतने टाइम के लिए पैसे को यूटिलाइज़ कर सकता है। क्लियर? अच्छा, थर्ड कैटेगरी हमारे पास कौन सी आती है जी? थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है सेविंग अकाउंट, जो हर आदमी खुलवाता है। नॉर्मली हर पर्सन अपना सेविंग अकाउंट ही खुलवाता है। सेविंग अकाउंट क्या होता है? जिसमें आपको पता है डेबिट कार्ड मिलता है ना, डेबिट कार्ड मिलता है। डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे हैं तो आप एटीएम से विड्रॉ कर लोगे, नहीं है तो नहीं विड्रॉ कर पाओगे। इसमें क्या होता है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एफडी से कम होता है, एफडी से कम होता है। लेकिन करंट अकाउंट में तो मिलता है नहीं, तो करंट से तो ठीक ही है। लेकिन सेविंग अकाउंट क्या है? सेविंग अकाउंट नॉर्मल एक पर्सन के लिए है जिसको भी अपनी सेविंग्स को बैंक में रखना है। ठीक है, इसमें आपको चेक फैसिलिटी भी मिल सकती है, बहुत सारी फैसिलिटी, वो बैंक टू बैंक डिफ़र करता है। तो ये हमने एक सर्विस पढ़ ली, दैट इज़ एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। क्लियर? अब हम देखते हैं पैसे जब लेता है तो उस सर्विस को हम बोलते हैं, सॉरी, जब पैसे देता है तो उसे हम बोलते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन। अब यहाँ पे बैंक लोगों को लोन दे रहा है तो इसके भी कई तरीके होंगे। इसके कितने तरीके हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट कौन सी फैसिलिटी है? लिखा हुआ है कैश क्रेडिट रेफर्स टू अ लोन टू अ बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट असेट्स लाइक शेयर स्टॉक। मतलब आपसे कुछ गिरवी रख के, आप बिजनेसमैन हो, आपका कोई स्टॉक, आपका कोई शेयर्स हम गिरवी रख के हम आपको एक अमाउंट दे देंगे, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए। इसमें इंटरेस्ट रेट कंपनी बैंक ऑब्वियस ही बात है आपसे इंटरेस्ट लेगा, देगा नहीं, लेगा। दूसरा है डिमांड लोन। डिमांड लोन में क्या होता है? डिमांड बेस पे, मतलब डिमांड लोन रेफर्स टू दीज लोन विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय बैंक एट एनी टाइम। आपको पैसे दे दिए, जब बैंक चाहेगा तो आपसे मांग सकता है। तीसरा शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन जैसे हम बोलते हैं ना, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, इस कैटेगरी में ये सब आते हैं। ये सारे हमारे पास हो गए ग्रांटिंग ऑफ लोन की कैटेगरी। और ये दोनों पढ़ने के बाद हमारे पास प्राइमरी फंक्शन बैंक का ख़त्म। प्राइमरी फंक्शन क्लियर? सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या हमारे पास आता है? सबसे पहले आता है बैंक हमें क्या सर्विस देता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये ओवरड्राफ्ट क्या है? आपने अकाउंट्स में बहुत पढ़ा होगा, लायबिलिटी साइड लिखते हैं। इट रेफर्स टू फैसिलिटी, क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू फैसिलिटी इन विच कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करेंट अकाउंट अप टू एन अग्रीड लिमिट। होता क्या है, जब आप करेंट अकाउंट खुलवा लेते हो तो आपको एक लिमिट देता है बैंक, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से। जैसे मान लो मुझे मिल गई 50,000 रुपये की, तो अगर मेरे करंट अकाउंट में पैसे नहीं भी है तो भी मैं 50,000, 10,000, 20,000 रुपये निकाल सकता हूँ। इस फैसिलिटी को हम बोल रहे हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट वालों को मिलती है और एक लिमिट तक मिलती है, और ऑब्वियस ही बात पे इस पे इंटरेस्ट लेगा बैंक। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन आपकी प्योर अकाउंट से मिलता जुलता है, रिकॉल करो। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, 11th की अकाउंट्स याद करो। डिस्काउंटिंग याद आया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केसेस जिसमें आपको एक पार्टी बिल देती थी, फिर आप उसको बैंक को दे देते थे और बैंक को बोलते थे भैया इसको कलेक्ट कर लेना, है ना। और एक होता था केस कि हम बैंक के पास टाइम से पहले जाके और कुछ पैसे कटवा लेते थे, भैया अपना इंटरेस्ट काट लो, हमें पैसे तुरंत दे दो मैच्योरिटी से पहले। ये सेकंड फैसिलिटी हो गई। क्लियर? अब बैंक कुछ एजेंट के काम भी करता है, मतलब मिचौलिए के रूप में काम करता है। जैसे आपने बोला भैया मेरा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो, होता है ना कोई, आजकल तो लोग प्राइवेट करवा लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था, आप बैंक में गए कि भाई मुझे गांव पैसे भेजने हैं या मुझे किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो ये काम करता है। कलेक्शन ऑफ पेमेंट, आपके बिहाफ में पैसे कलेक्ट करता है, जैसे कस्टमर ने, याद है, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, याद है, BRS बैंक रिकन्सिलेशन, उसमें आता था डायरेक्टली रिसीव या डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड कंपनी ने दिया, आपके बैंक को कलेक्ट हो रहा है।
और बैंक क्या करता है इंटरमीडिएट में? नेक्स्ट वन थर्ड क्या है? परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये चैप्टर हम अलग से हम पढ़ेंगे। यानी बैंक क्या करता है, जो डॉलर यूरो है ये मेरे और आपके पास थोड़ी ना है, ये तो बैंकों के पास है। तो बैंक इसको खरीदते हैं और फिर लोगों को देते हैं जिन्हें फॉरेन की पेमेंट्स करनी है। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन क्या है? परचेज इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, आपके भी आप में शेयर परचेज हो सकता है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में मैं एक चैप्टर पढ़ाता हूँ फाइनेंशियल मार्केट, वहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलता है। तो डीमैट अकाउंट मतलब आप बिना डीमैट अकाउंट ओपन कराए शेयर परचेज सेल कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैंक एजेंट का काम करता है। इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी देता है, आपको बताता है इनकम टैक्स की डेट आ गई है, फाइल कर दो, ये सब। आजकल तो लोग सीए से हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। ट्रस्टी बन जाता है बैंक कभी कभी आपका, है ना, आपका लीगल हायर बन जाता है। और लेटर ऑफ रेफरेंस, लेटर ऑफ रेफरेंस ये क्या है? वैसे मैंने इसको कटवा दिया था लास्ट टू, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझा देता हूँ, मैंने कट कर रखा था। लेटर ऑफ रेफरेंस क्या होता था? दे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर टू ट्रेडर एंड प्रोवाइड सिमिलर इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर ट्रेडर्स। यानी एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी की सिचुएशन बताना कि भाई वो इंडस्ट्री फल फूल रही है, वो ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्री है, इस तरीके से। क्लियर? जनरल यूटिलिटी सर्विस, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में मतलब आम सुविधाएं बैंक और क्या देता है? इसमें लॉकर फैसिलिटी है, ट्रैवलर चेक है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट का काम भी करता है, अंडर राइटिंग का काम करता है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक डेटा कलेक्ट करता है। सेकंड और फोर्थ देख लेते हैं। ट्रैवलर चेक में क्या करता है भाई? कॉमर्शियल बैंक इशू ट्रैवलर चेक टू देयर कस्टमर टू अवॉइड रिस्क ऑफ टेकिंग कैश ड्यूरिंग देयर जर्नी। अरे ट्रैवलर चेक का मतलब एक तरीके से आपको एक कार्ड देता है वो, जिससे आप फॉरेन में जब जाएं तो वहाँ से पेमेंट आराम से एक्सेस कर सकें, आपको कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवलर चेक का मतलब एक चेक बुक जो फॉरेन में एप्लीकेबल होगी, या एक तरीके से कार्ड जो फॉरेन में एक्सेप्टेबल होगा। क्लियर? विदेश जाने वाले को सुविधा दी जा रही है। अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? ये अकाउंट्स की टर्म है, शेयर्स के चैप्टर में हम पढ़ते हैं। अंडर राइटर एक पर्सन होता है जो कंपनी के शेयर बिकवाता है। तो बैंकों का एक बहुत बड़ा काम होता है शेयर अंडर राइट करना, यानी कंपनियों के शेयर बिकवाना, बीच में मिचौलिए का काम करता है, ठीक है। जो है अब मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, ये पढ़ेंगे बड़े आराम से। व्हाट इज़ मनी क्रिएशन, व्हाट इज़ क्रेडिट क्रिएशन। देखो मैं स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ, बड़े आराम से सेंटेंसेस पढ़ूंगा, आप ध्यान रखना। मनी क्रिएशन का मतलब तो पता चला क्या हो गया? पैसा बनाना। क्रेडिट क्रिएशन ये क्या है देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज़ इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट। समझ गए होंगे आप। बैंक 100 रुपये से 1000 रुपये बना लेता है, 1 लाख से 10 लाख रुपए बना लेता है। कैसे बनाता है? इसी को मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन कह रहे हैं। लेकिन हर बैंक नहीं बना पाते, क्योंकि हर बैंकों की अलग अलग क्रेडिट वर्दीनेस है, क्योंकि बैंक भी तो कहीं पैसा निवेश करता होगा ना। जो मैं बैंक में पैसे डाल के आया हूँ, जो मेरी बैंक के पास सेविंग है, अगर आज मैं जाऊँ और बोलूँ मुझे अभी सारे पैसे दो, तो बैंक उस टाइम मना कर देगा, आपको बोलेगा नहीं आप कल आओ, परसों आओ। ऐसा होता भी, आपने सुना होगा, समझ गए। अगर सारे कस्टमर एक साथ बैंक के पास चले जाएं और बोले हमें हमारा पैसा अभी चाहिए, तो बैंक मना कर देगा, क्योंकि उसके पास नहीं है भाई, उसने इन्वेस्ट कर रखा है, उसे पता है तिजोरी में रख के थोड़ा ना पैसे बनेंगे। मनी क्रिएशन आगे क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ से। दिस प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय मेकिंग 2 assumptions। क्या? द एंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड टर्म्ड एज बैंक। All receipt and payment in the economy are routed through the banks. That is, all payment are made through check and all receipt are deposited in bank। बिल्कुल बात ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करते हो तो पैसा तो वहीं घूम रहा होता है ना, तो मेरी जेब में आया ना आपकी जेब में आया। आपने मुझे फ़ीस ऑनलाइन पे करी, मैंने ऑनलाइन बिल पे कर दिया, उसने उसको ऑनलाइन पे कर दिया। तो इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस में क्या होता है कि पैसा बैंक से बैंक में ही मूव कर रहा है।
तो हम तभी बोल पाएंगे, अगर ऐसा है तभी मनी से मनी क्रिएट हो पाएगा, तभी बैंक पैसे से पैसा बना पाएगा। कैश की फॉर्म में ट्रांजेक्शन करने में नहीं बना पाता, इसलिए ये अजम्पशंस है। क्लियर? आगे देखो, द डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स, ये हमें पता है। हाउएवर बैंक कैन नॉट यूज द होल ऑफ डिपॉजिट फॉर लेंडिंग, ये आपको समझा देते हैं। बैंक को जो हम पैसे देते हैं, बैंक दूसरे को लोन दे देता है, लेकिन सारा थोड़ी ना लोन दे देगा, क्योंकि उसे ये भी तो समझना है कि कोई कस्टमर पैसे लेने आएगा भी तो सकता है, आप नहीं आओगे दूसरा आएगा, तो सारा नहीं लेंड करता। इट इज़ लीगली कंपलसरी, और वैसा भी लीगल भी है, आरबीआई मना करता है, टू कीप सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व। द फ्रैक्शन इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशो, LRR। समझ गए? आरबीआई कहता है कि जितने पैसे आपके पास आए हैं उसका इतना % आपको अपने पास ही रखना है, किसी को देना नहीं है। पता चला देने के पैसे ना हो, क्योंकि बैंक में कस्टमर किसी भी टाइम आ सकता है, पैसे निकालने वहाँ होने चाहिए। मैं एटीएम की बात नहीं कर रहा, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ। बैंक में जा रहे हो विड्रॉ करने। आगे, और रिजर्व डिपॉजिट रेशो या रिजर्व रेशो बोलते हैं। 3 चीज़ें हमने पढ़ ली, LRR, RD, RDR और RR एक ही बात। इस फिक्स बाय सेंट्रल बैंक, इसको आरबीआई फिक्स करता है। बैंक डू नॉट कीप 100% रिजर्व अगेंस्ट डिपॉजिट। हाँ, 100% मैं नहीं बोल रहा आप 100% रखो, लेकिन कुछ परसेंटेज रखो जितना आरबीआई बोलेगा। आप मैक्सिमम रख सकते हो, मिनिमम रखना है। जैसे मान लो आरबीआई कहता है 10% डिपॉजिट का कीप करो, आप 20% रख लो, आरबीआई कुछ नहीं बोलेगा। 9% में आपको पेनल्टी लगा देगा। क्लियर? यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है, वाई ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट आर केप्ट एज कैश रिजर्व। ये तो आप भी समझ गए होगे, भैया सारा थोड़ा ना रिजर्व रख लूँगा तो कमाऊँगा कैसे। बात समझ में आ रही है? बैंक भी तो पागल थोड़ी है, इतना बड़ा पैसा लगाया है, 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट रखने के बाद बैंक का लाइसेंस मिलता है, तो कुछ कमाने के लिए रखा होगा ना उसने। तो वाई ओनली फ्रैक्शन, तो इसके रीज़न हम वैसे जान गए हैं, पढ़ लेते हैं। Banks keep a fraction of deposit to cash reserve because prudent banker by his experience knows 2 things। 2 एक्सपीरियंस बेस पे वो ऐसा करता है। क्या? All the depositor do not approach the bank for withdrawal of money at the same time। ये बैंक को भी पता है कि सारे कस्टमर एक टाइम पे पैसे निकालने तो आएंगे नहीं, तो सारा रिजर्व रख के क्या करूँगा। दूसरा, देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इनटू बैंक। आपको हर दिन पता है फ़ोन आते रहते हैं, बैंक की कॉलर्स आती हैं, अकाउंट खुलवाइए, ज़ीरो बैलेंस में खुलवाइए, धीरे धीरे वो पैसे डलवाएंगे। क्लियर? क्या नई टर्म आई? यहाँ पे नई टर्म क्या है? मनी मल्टीप्लायर। मतलब जो पैसे से पैसा बनाया उसने, उसको हम किस नाम से बोल रहे हैं? मनी मल्टीप्लायर। जो 1000 रुपये से बैंक 5000 पे पहुंच गया, 5 गुना कमाई कर ली, इसे हम बोल रहे हैं मनी मल्टीप्लायर। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या कहता है? दिस वन, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR। और LRR आप जानते हो, बताओ कितना था? 20%। वो तो फिक्स रहेगा ना, हर बार 20%। एक बार आरबीआई ने बोल दिया आपको क्या रखना है, रिजर्व, तो 20% सेम। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हम ऑलरेडी यहाँ तो हमने प्रैक्टिकली किया, 5 गुना बना लिया इसने, ये 5 गुना है, लेकिन कितना बना लेता तो हम ये भी फॉर्मूला लगाते हैं। अगर रिजर्व आपका 20% है तो 1/0.2 डिवाइड इंटू 100, 5 गुना आपकी अमाउंट बनने वाली है। क्लियर? एक बार मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन देखो। मनी मल्टीप्लायर इज द नंबर बाय विच total deposit can increase due to given change in deposit. It is inversely related to legal reserve ratio। inversely मतलब upon में। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब अगर हम कंक्लूड करें अपनी बात को, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं
कि इस मनी क्रिएशन का हमारी जीडीपी में रोल है, मतलब मनी क्रिएशन से हमारी नेशनल इनकम क्रिएट होती है। इसी बैंक ने जो इनकम बनाई दैट इज़ नेशनल इनकम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉमर्शियल बैंक lend money mainly to investor. The rise in investment in the economy leads to rise in national income through multiplier effect. इसका मतलब जो 1 रुपये से 5 रुपये बना, इससे हमारी जीडीपी भी क्रिएट हुई। अब इसी चीज़ पे अगर इफेक्ट आ जाए तो हमारी जीडीपी डाउन चली जाएगी, जो पिछले 2 सालों से हो रहा है। क्लियर? बोलिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंट्रल बैंक की नॉलेज के बारे में। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है हर कंट्री में बैंकर्स का बैंक होता है, मतलब उनकी एक गवर्निंग बॉडी होती है, उसे हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं, है ना। अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है, अलग अलग नाम से। हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है उसे हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एपेक्स बैंक इन द कंट्री बोल सकते हो आप। एपेक्स मतलब टॉप बॉडी है, यही सब कुछ डिसाइड करेगी। ये बैंकों की तरफ से बिहाफ में काम करती है। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो आरबीआई का ही एक तरीके से उसमें पूरा प्रोसेस किया गया था कैसे काम होगा। हालांकि डिसीजन वाज द गवर्नमेंट, डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, बट द प्रोसेस हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द आरबीआई। क्लियर? तो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा यही हिस्ट्री है, देख लो कि आरबीआई सेटअप कब हुआ, और 1935 में इस्टेब्लिश हुआ, और इसका एक्ट जो बना वो 1934 में बना। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे यूएसए में फेडरल रिजर्व सिस्टम, इस सब तरीके से फेडरल, ये हमें मतलब नहीं है। तो इतना हम समझ गए, दैट इज़ सुप्रीम बॉडी ऑफ आवर नेशन इन द बैंकिंग सिस्टम। इट मेंटेन द मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये बैंक ही करता है। अब हम अगर सेंट्रल बैंक के फंक्शन की बात करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि आरबीआई क्या करता है। तो देख लो आप, करेंसी की अथॉरिटी किसके पास है, जो बैंक, हालांकि हमारे पैसे तो बैंक में रखे हैं, बट अल्टीमेटली कैश किसके पास रखा है, जो प्रिंट होता है, आरबीआई के पास अथॉरिटी है। तो पहला फंक्शन करेंसी अथॉरिटी। दूसरी क्या अथॉरिटी है, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब सरकार का जो खजाना है वो किसके पास रखा है, आरबीआई के पास रखा होगा ना, मोदी जी की जेब में थोड़ा ना रखा होगा, आरबीआई के पास रखा होगा। बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, हर बैंक को गवर्न कौन करेगा, पेनल्टी कौन लगाएगा, आरबीआई। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, अभी इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सीआरआर मेंटेन करता है, एसएलआर मेंटेन करता है, जो अभी एलआरआर पढ़ा वो मेंटेन करता है, यानी मनी सप्लाई को मेंटेन करता है। जैसे कोविड-19 के टाइम में आरबीआई ने बहुत सारी चीज़ें करी कि भाई क्रेडिट कार्ड जिसकी पेमेंट जा रही है उसकी 3 ईएमआई डेफर हो जाएगी, मतलब अभी की 3 महीने की ईएमआई लास्ट में देना है। तो ये किसने डिसीजन लिया, आरबीआई ने। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टडियन यानी जो कॉमर्शियल बैंक फॉरेन एक्सचेंज लेते हैं वो आरबीआई से लेते हैं, यानी फॉरेन की करेंसी का राइट सिर्फ किसके पास है, आरबीआई के पास। क्लियर? तो करेंसी अथॉरिटी तो बहुत इशू है, एक बार इसको आप पढ़ लो, करेंसी अथॉरिटी को इसको पढ़ लो। कैश के अलावा जो एसेट्स है वो भी मेंटेन करता है। एसेट्स का मतलब गोल्ड के कॉइन्स, गोल्ड बुलियंस, फॉरेन सिक्योरिटीज़, है ना, गवर्नमेंट, डोमेस्टिक गवर्नमेंट की लोकल करेंसी सिक्योरिटी, ये सब आरबीआई ही मेंटेन करता है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन में कम फ्रॉम दिस पॉइंट इज एडवांटेज ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विद आरबीआई, दिस इज़ द क्वेश्चन। ये हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। क्या कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने नोट इशू की अथॉरिटी सिर्फ आरबीआई को दी और किसी को नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दी। क्यों भाई? पहला, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन। एक ही बॉडी को रखने से क्या रहता है, यूनिफॉर्मिटी रहती है, हर बॉडी को हम नहीं दे सकते। इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। अब क्योंकि इसको हमने मनी सप्लाई का गवर्नर बना रखा है तो इसी को करेंसी का प्रिंटिंग का राइट भी दे दिया, रखने का भी। इट इनेबल द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो गवर्नमेंट ही तय करती है। क्लियर? इट इनेबल पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। अगर हम हर बैंक को दे देंगे, हर बॉडी को अथॉरिटी दे देंगे तो पब्लिक का भरोसा उठ जाएगा।
लास्ट, इट हेल्प इन स्टेबलाइजेशन इन द इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। इंडिया में इंडिया से बाहर का रिकॉर्ड भी तो मेंटेन करना है, इसलिए एक अथॉरिटी को ये राइट देना ज़रूरी है। क्लियर? यस। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी आपको समझ में आता होगा। बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ में सारे काम करता है। गवर्नमेंट भी तो अकाउंट खुलवाती है, गवर्नमेंट को भी तो कुछ खरीदना बेचना होता है, गवर्नमेंट के भी तो बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट के भी तो डेट होते हैं, गवर्नमेंट के भी तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। तो यानी बैंकर और टू दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए जो बैंक है वो किसका काम करेगा? आरबीआई। तो एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेते हैं, बाकी जो मैंने समझाया वही। क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, तीन चीज़ें, ऑफ द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम यही, स्टेट का भी। सिर्फ एक स्टेट का अपना अलग बैंक है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का अपना जम्मू एंड कश्मीर बैंक है। थोड़ा इस स्टेट से डिस्प्यूट है ना, वो कोई दिक्कत नहीं, आप भी जानते होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी इस स्टेट में भी चेंज हो रही है कि उसका भी यूटी बना दिया गया है। ठीक है, हालांकि इसमें ये भी चेंज हो गया होगा, सिलेबस में चेंज नहीं हुआ, लेकिन अभी इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, दैट इज़ नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। बैंकों का बैंक है ये, और इसका काम क्या है? सुपरवाइजिंग करना। सुपरवाइजिंग का मतलब क्या होता है कि भाई आप एपेक्स बॉडी हो, आपको ये चेक करते रहना है कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा आपके अंडर में। आप एक तरीके से रेगुलेटर की तरह काम करोगे। जैसे बिजनेस स्टडीज़ में हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट को मैनेज करती है सेबी, ऐसे बैंकों को मैनेज करता है आरबीआई। ठीक है, तो और इसके अंदर सब टॉपिक्स में लिखा हुआ है, पहला ये कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व। आपको किसका राइट दिया गया है? कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व। जो सीआरआर मेंटेन करना होता है बैंक्स को, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है सबको सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। अब सीआरआर क्या होता है मैं यही समझा देता हूँ। सीआरआर का मतलब होता है एक मिनिमम रिजर्व जो आपको आरबीआई के अकाउंट में रखना है, मतलब उसको आप पब्लिक को नहीं दे सकते। लाइक हमने एलआरआर पढ़ा था ना, उसी तरीके से। बट एलआरआर हमने क्या देखा था? डिपॉजिट्स का। यहाँ पे हम टोटल अमाउंट का देख रहे हैं, तो टोटल अमाउंट का कितना परसेंटेज आपको आरबीआई के अकाउंट में रखना है, उसे हम बोलते हैं सीआरआर। और सीआरआर मतलब कैश की फॉर्म में रखना है, कैश की फॉर्म में, उसे आप किसी को दे नहीं सकते। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर फंक्शन आता है, दैट इज़ लेंडर ऑफ लास्ट रिजल्ट्स। लेंडर ऑफ लास्ट रिजल्ट्स, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे कॉमर्शियल बैंक को ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो ये किसको दे देता है? ये फिर लैंड करता है किसको? कॉमर्शियल बैंक को। आम पब्लिक तो बैंक से ले लेगी, लेकिन जो बैंक्स हैं वो किससे लेंगे? लास्ट में अगर उनके पास कैश की शॉर्टेज पड़ गई, उनके पास कस्टमर आ गए, तो वो फिर आरबीआई से ले सकते हैं एज अ लोन। क्लियर ये वाला फंक्शन? नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होगा, इसको पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक as a central bank cash reserve of all commercial bank, it become easier and more convenient for it to act as clearing house. All commercial bank have their account with central bank, therefore central bank can easily settle claim of various commercial bank against each day। मतलब समझे आप, बीच में कौन आ गया? आरबीआई, और इससे टच में सारे बैंक हैं। तो जैसे मान लो किसी दो बैंकों को लेना देना आपस में है, तो आरबीआई सेटल कर देगा। मतलब इसको लेना है, इसको देना है, तो सेटलमेंट किससे हो सकता है? क्लियरिंग का काम कौन कर देगा बीच में आके? आरबीआई। क्लियर? सुपरवाइजरी का मतलब क्या लिखा हुआ है? एज अ सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक रेगुलेट एंड कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक। आप सुपरवाइजर हो। हम बिजनेस स्टडीज़ में अभी करंट में पढ़ रहे हैं डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं, सुपरवाइजिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो उसमें आपको बहुत बड़ा काम करना है सुपरवाइज़र का, है ना। तो रेगुलेशन
ऑफ द बैंक में भी रिलेटेड टू लाइसेंस देना इसका काम है। ब्रांच कोई नया खोलना चाहता है, आरबीआई की परमिशन चाहिए। लिक्विडिटी एसेट्स की मेंटेन करनी है, आरबीआई पॉलिसी बनाएगा। मैनेजमेंट मर्ज करना है, अभी जितने बैंकों का मर्ज हुआ आरबीआई की परमिशन चाहिए। किसी बैंक को बंद करना है, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ों के लिए सुपरवाइजरी बॉडी कौन है हमारे इंडिया में? आरबीआई। क्लियर? सबसे पहले रेपो रेट, मनी सप्लाई को कैसे मेंटेन करता है? आरबीआई रेपो रेट के थ्रू मेंटेन करता है। अब रेपो रेट कैसे मेंटेन होगी? देखो, तो रेपो रेट है क्या, ध्यान से समझेंगे। रेपो रेट वो रेट है एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था लेंडर ऑफ लास्ट रेजर्ट। अगर बैंकों को पैसे नहीं मिल पाए और उनको अपने कस्टमर को देना है तो उनके लिए लास्ट ऑप्शन कौन बचेगा? आरबीआई। ठीक है ना? तो रेपो रेट वो रेट है, आरबीआई बोलेगा कि अगर आपको मुझसे लोन लेना है तो इस रेट पे आपको मिलेगा, तो इसे बोलते हैं रेपो रेट, रीपरचेज रेट। बोलो क्लियर? ये देखो कैसे मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन होगी। देखो ये लिखा, एन इंक्रीज इन रेपो रेट इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। जितना ज़्यादा आरबीआई इंटरेस्ट रेट रखेगा उतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा लोन। समझ रहे हो, कॉमर्शियल बैंक के एंगल से। तो फिर जब कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देंगे तो इंटरेस्ट वो भी ज़्यादा रखेंगे। जब इंटरेस्ट ज़्यादा रखेंगे तो लोन लोग कम लेंगे, तो इसका मतलब लोन लोग कम लेंगे तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आरबीआई खेलता है। जब उसे पब्लिक की क्या करनी है, बोरिंग पावर बढ़ानी है, तो क्या करेगा? रेपो रेट कम कर देगा। और जब घटानी है कि पब्लिक लोन कम ले, कमर्शियल बैंक की ताकत कम हो जाए लोन देने की, तो गिरा देगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है बैंक रेट। बैंक रेट को और क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रेट। ये क्या है? बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। अभी हमने जो पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था? लेंड्स मनी कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। और अगर लंबे टाइम के लिए पैसे देना है, 10-20 साल के लिए पैसे देना है, तो फिर बैंक रेट, और उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट रेट। दोनों में ही कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को पैसे दे रहा है। क्लियर? अब इसमें ये बॉक्स क्या कह रहा है, देखो, रेपो रेट एंड बैंक रेट आर ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिफरेंस। क्या डिफरेंस है दोनों में? रेपो रेट इज एप्लीकेबल टू शॉर्ट टर्म लेंडिंग बाय सेंट्रल बैंक एंड गवर्नड बाय शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। ऑन दी अदर हैंड बैंक रेट इज एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग टर्म लेंडिंग बाय द सेंट्रल बैंक। दोनों ही इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज कर रहा है, बस फर्क ये है एक शॉर्ट टर्म का है, एक लॉन्ग टर्म का है। क्लियर? रेपो रेट हमने पढ़ा कॉमर्शियल बैंक को, नहीं, रेपो रेट में हमने पढ़ा कि आरबीआई लोन दे रहा है किसको? कॉमर्शियल बैंक को। तो रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होगा। पढ़ो, आरबीआई पैसे भी तो मांग सकता है बैंकों से। देखो क्या लिखा है, दिस इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट व्हेन कॉमर्शियल बैंक हैव सरप्लस फंड। जब हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे, हम लोग कौन है? पीएनबी, कैनरा, एचडीएफसी, they can deposit the same with the central bank and earn interest. The rate of interest paid by central bank on such deposit is called reverse repo rate. बात समझ में आई? अब बैंकों के पास पैसे ज़्यादा हैं, वो जमा कराने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास जमा करा दो, आरबीआई कह रहा है, तो फिर आरबीआई को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो किस इंटरेस्ट पे करेगा? वो ये है। अब इसका मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये देखो, व्हेन द रिवर्स रेपो रेट इज रेज। अब जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट का रेट बढ़ा देगा, इट इनकरेज कॉमर्शियल बैंक। इससे क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे। अब ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा? उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। यानी फिर से उसने, आरबीआई ने खेल दिया, उनकी पेइंग कैपेसिटी पब्लिक को देने के लिए कम कर दी, इसका उल्टा लोअर करने में। क्लियर? देखो क्या लिखा हुआ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या करता है आरबीआई? ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है? देखो क्या लिखा हुआ है,
ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO जिसे बोलते हैं रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम या टू पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे RBI क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स है ना, जो आप अकाउंट में पढ़ते हो, वो इशू कर रहा है गवर्नमेंट के बिहाफ में, किसको, पब्लिक को। इसे बोलते हैं ओपन मार्केट। RBI इज ऑथराइज टू सेल एंड परचेज ट्रेजरी बिल government security. It does not matter whether the securities are bought and sold to public banks easily. Ultimately, the amount it will deposited transferred from same bank. समझ गए आप, इससे मैटर नहीं करता। तो दोनों चीज़ों में ये पॉलिसी में खेल सकता है, सेल भी कर सकता है, परचेज भी कर सकता है। आप ध्यान से समझो, मार्केट में जब ये सेल करेगा मतलब कोई ऐसे शेयर हैं और ये कॉमर्शियल बैंक को देगा, तो कॉमर्शियल बैंक से पैसे चले गए किसके पास, RBI के पास। तो इन बैंकों की क्या हो गई, फिर से लोन देने की कैपेसिटी कम हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सॉरी, ये होगा परचेज के केस में, ये सेल केस में नहीं, परचेज के केस में। नहीं सही बताया मैंने, सेल सेल। जब ये शेयर देगा पब्लिक या कॉमर्शियल बैंक खरीदेंगे, उनके पास कैश हो जाएगा कम, यानी उनकी लेंडिंग पावर हो गई कम। जब परचेज होगा तो उल्टा, परचेज के केस में क्या करेगा, सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी खरीदेगा गवर्नमेंट के बिहाफ में, यानी इनसे इनको पैसे देगा, इनसे शेयर लेगा। ठीक है, दोनों केस समझ में आए। मार्केट में किस तरीके से RBI गवर्नमेंट के बिहाफ में शेयर सेल परचेज कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ गया और हम रेशोज पढ़ते हैं, दैट इज़ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसके अंदर हम पढ़ते हैं CRR, SLR। CRR तो मैंने आपको समझा दिया था, SLR समझ लेते हैं। CRR वही है, मिनिमम परसेंटेज जो आपको कहाँ कैप्ट करना है, RBI के अकाउंट में सेफ रखना है, उसे आपको पब्लिक को नहीं देना। ये हो गया CRR। व्हाट इज़ SLR? SLR देखो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। SLR इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड। वर्ड क्या है, नेट डिमांड, ग्रॉस नहीं, पूरा नहीं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी विच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स। SLR is maintained in form of designated liquid asset such as reserve, unencumbered government and approved security। अब इसका मतलब समझो आप, CRR में RBI कह रहा था इतना पैसा रिजर्व में रखो, किसी को दो मत। अब SLR में गवर्नमेंट ये कह रही है, RBI ये कह रहा है कि इतना पैसा इन सिक्योरिटीज़ में लगा के रखो। समझे आप, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मतलब इन जगह इन्वेस्ट करके रखो कम से कम इतना, ताकि पब्लिक का आप पे ट्रस्ट डेवलप हो सके कि ये बैंक अगर दिवालिया भी हो गया तो यहाँ इसने इन्वेस्ट कर रखा है। SLR आई बात समझ। मार्जिन क्या है? मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर बाय बोरोवर अगेंस्ट द लोन। Margin is the difference between amount of loan and market value of security offered by borrower against the loan। आई बात समझ नहीं? If the margin देखो क्या लिखा हुआ है, दोबारा देखते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरोवर अगेंस्ट द लोन। जैसे मान लो आप लोन लेने आ रहे हो, ठीक है, तो बैंक आपसे क्या कहता है नॉर्मली कि भाई सिक्योरिटी रखो, ठीक है, तो सिक्योरिटी का मतलब मार्जिन ही तो हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है मार्जिन, इसका दूसरे एंगल से हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, दोबारा रीड कर रहा हूँ मैं, देखो, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरोवर अगेंस्ट द लोन। जब आप लोन लेने आ रहे हो तो वो अमाउंट और जो दे रहे हो
मतलब जो आप गिरवी रख रहे हो, एक तरीके से सिक्योरिटी मान लो या कुछ भी मान लो, उसका मार्जिन, तो मार्जिन का मतलब कितना परसेंट प्लस माइनस होना चाहिए। इफ़ द मार्जिन फिक्स बाय द सेंट्रल बैंक इज़ 40%, देन कमर्शियल बैंक आर अलाउड टू गिव अ लोन ओनली अप टू 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। बात समझ में आई? यानी आपके पास जो गिरवी चीज़ आएगी उसका कितना परसेंट लोन देना है वो आरबीआई मेंटेन कर रहा है, ये आरबीआई आपको बता रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? आगे देखो इसी में, बाय चेंजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट द रिजर्व बैंक कैन ऑल्टर द अमाउंट ऑफ लोन मेड अगेंस्ट सिक्योरिटी बाय द बैंक। अब इसके अंदर 4 पॉइंट देखो। पहले, एन इंक्रीज इन मार्जिन रिड्यूस द बोरिंग कैपेसिटी ऑफ मनी सप्लाई। बिल्कुल, अगर मार्जिन को कम कर देगा तो क्या होगा, यहाँ पे तो लिखा हुआ है इंक्रीज, अगर मार्जिन बढ़ा दिया, समझ रहे हो, आपको ज़्यादा लेना है गिरवी अमाउंट, तो क्या होगा, इससे बोरिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज करने पे बोरिंग कैपेसिटी बैंक की क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इसका उल्टा अगर फॉल करेंगे तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसे जाएंगे क्योंकि उन मार्जिन अमाउंट कम कर दिया। ये समझ पा रहे हो आप? मार्जिन का मतलब समझ पा रहे? नहीं, मार्जिन का हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, आगे अब बात करते हैं, बस ये चैप्टर भी एंड होने के टाइम आ गया इसका। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। ये पॉइंट हमारे पास बचता है, करें इसको। देखो, सबसे पहले मीनिंग देख लो, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने पहले पूरा कॉमर्शियल बैंक का देखा, अब सेंट्रल बैंक का देखा। सबसे पहले क्या है, मीनिंग में क्या कह रहा है, सेंट्रल बैंक एपेक्स बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, ये सब कुछ मेंटेन कर रहा है। कॉमर्शियल बैंक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, वो बस लैंडिंग डिपॉजिट्स का काम कर रहे हैं, पब्लिक से जुड़े हुए। स्टेटस क्या है, स्टेटस इट इज़ एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ये सिर्फ क्या है, एक बैंकिंग स्ट्रक्चर है। जैसे बाकी बिजनेस होते हैं इंश्योरेंस के, ऐसे ये बैंकिंग के यूनिट्स हैं। ओनरशिप किसके पास है, ओनरशिप आरबीआई को किसको गवर्न करता है, गवर्नमेंट की बॉडी है, तो गवर्नमेंट इसका ओनर है ना। इसके गवर्नमेंट कौन हो सकते हैं, जैसे इसका तो प्राइवेट पर्सन भी, जैसे कोटक महिंद्रा का कोई प्राइवेट पर्सन उसका ओनर है ना। कई उसके जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उसकी गवर्नमेंट ओनर, जैसे हमारा इलाहाबाद बैंक हो गया, है ना, कैनरा बैंक हो गया, इनकी ओनर कौन है, इंडियन बैंक हो गया, इनकी ओनर गवर्नमेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है, आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑपरेट करना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए विदाउट प्रॉफिट मोटिव। इनका एम क्या है, इनका एम है प्रॉफिट कमाना, कमर्शियल बैंक। इशू ऑफ करेंसी कौन करता है, सिर्फ आरबीआई के पास मोनोपोली है, इनके पास पावर ही नहीं है। पब्लिक डीलिंग कौन करेगा, आरबीआई को पब्लिक से मतलब ही नहीं है, ये पब्लिक डीलिंग करते हैं। नंबर ऑफ बैंक्स कितने हैं, आरबीआई तो एक ही बैंक है, उसकी ब्रांचेज हैं अलग अलग जगह पे, है ना। और यहाँ पे क्या है, एक बैंक की कई ब्रांचेज हो सकती है, जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है, हेड ऑफिस कहीं और है, पूरे इंडिया में ऑल ओवर में काम कर रहे हैं। क्लियर? ये हमारा यहाँ पे बैंकिंग का पूरा एक चैप्टर हमारे पास इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो गया। इसमें जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसएलआर, सीआरआर, ठीक है ना। और ये जो चीज़ें पढ़ी आपने, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, सॉरी आरबीआई, इसके एक पॉइंट के अंदर देखा होगा आपने, कई सारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो एक बार इसको वापस उस चार्ट पे चलते हैं जहाँ पे हमने देखा था कि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक क्या हैं, सॉरी आरबीआई, तो हमें एक बार रिकॉल हो जाएगा ये वाला चार्ट। कितने फंक्शन से हमने कितने पढ़े, सबसे पहले करेंसी अथॉरिटी, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, सुपरवाइजरी फंक्शन, बहुत सारे इसके अंदर पढ़े थे। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई क्रेडिट, इसके अंदर हमने पढ़ा था। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसमें हमने क्या देखा था कि जो डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, अलग अलग कंट्री के जो करेंसीज हैं उसकी सोल कस्टडी किसके पास है, आरबीआई के पास। क्लियर?
ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, रिकॉल करो, LRR, लिक्विडिटी रिजर्व रेशो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो कुछ हाँ उसमें न्यूमेरिकल भी था, उसका फॉर्मूला क्या था, 1/LRR। उसको मल्टीप्लायर भी पढ़ा था हमने, वो दैट इज़ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर फिनिश। क्लियर है।